नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो घिरी बंद आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये हमारे पास त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। तो इसमें 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपके पास, AB, BC और AC। ये तीनों ही रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और इन तीनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी जो बंद आकृति है वो होती है बच्चों त्रिभुज। अब हमने कक्षा 9वीं में बच्चों पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है। तो बच्चों इस जो यानी कि अध्याय में यानी कि 10वीं कक्षा में त्रिभुज में हम समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? समरूपता के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। 2 आकृतियां सर्वांगसम तब कही जाती हैं जब उनके समान आकार तथा समान आमाप हो। मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारे पास A, B और C, और ये हमारे पास एक त्रिभुज है P, Q और R, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसको कह दूं कि इसकी भुजा जो AB है वो इसकी भुजा PQ के बराबर है, इसकी भुजा जो BC है इसकी भुजा QR के बराबर है, और इसकी भुजा जो AC है इसकी भुजा PR के बराबर है, यानी कि ये तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या है? ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो यानी कि वो एक दूसरे के संगत होंगे। क्या होंगे? संपाती होंगे। संपाती का मतलब ये है कि ये आकार में तो समान हैं ही, ये आमाप में भी समान होंगे। यानी कि अगर एक त्रिभुज को मैं दूसरे त्रिभुज के ऊपर इसको ढक दूं तो नीचे वाला त्रिभुज है वो हमें नहीं दिखेगा। यानी कि ये बिल्कुल, यानी कि जिसका जो आकार और वो आमाप है वो बिल्कुल इसके आकार और आमाप के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन हम इस अध्याय में त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिभुजों की सर्वांगसमता हमने कक्षा 9वीं में देखा था। अब हम बच्चों बात करेंगे त्रिभुजों की समरूपता का। तो त्रिभुजों की समरूपता और त्रिभुजों की सर्वांगसमता, इन दोनों में क्या फर्क होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों समरूप आकृतियां, 2 समरूप आकृतियां के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान हो ये आवश्यक नहीं है। मान लीजिए ये हमारे पास आकृति है वृत्त, तो बच्चों इसमें एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। ये आकार में तो समान है लेकिन आमाप में समान हो इसका कुछ हम कह नहीं सकते। मान लीजिए इस त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज इस जो बड़े वाले इस जो वृत्त की, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 है और बड़े वाले की मान लीजिए 6 है। उसी प्रकार बच्चों ये एक वर्ग है और एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है। इस छोटे वर्ग की भुजा और ये बड़े वर्ग की भुजा भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? क्या ये दोनों वृत्त सर्वांगसम होंगे? नहीं बच्चों, नहीं होंगे। लेकिन क्या ये समरूप हो सकते हैं? तो बिल्कुल ये समरूप हो सकते हैं। ये ऐसे ही ये 2 त्रिभुज हैं हमारे सामने, तो ये त्रिभुज आकार में समान नहीं है, यानी कि एक बड़ा त्रिभुज है एक छोटा त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज आकार में समान हो, ये त्रिभुज आकार में समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। तो ऐसे त्रिभुज या ऐसी आकृतियां जो आकार में तो समान हो परंतु उनके आमाप वो समान नहीं हो, तो वो वाले त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। यानी कि वो वाली जो आकृतियां होंगी वो समरूप आकृतियां होंगी। आगे बच्चों इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम कि त्रिभुजों की हम इस अध्याय में पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, उसके बारे में जानेंगे कि जो त्रिभुज हैं 2 वह समरूप कब होते हैं, उन दोनों त्रिभुजों की समरूपता की जो कसौटियां हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में बच्चों हम आगे अध्ययन करेंगे। अब बच्चों हमारे पास है त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो हमें बताया जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज होते हैं, यानी कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि समानुपाती हो। अब बच्चों बात करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारे पास 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR, ठीक है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास इस त्रिभुज की एक भुजा AB
और इस त्रिभुज की एक भुजा PQ, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर हो इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा QR के अनुपात के, और इस त्रिभुज की भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा PR के अनुपात के बराबर हो। ध्यान से देखिए, यहां पर हमने देखा कि एक त्रिभुज की एक भुजा और उसकी दूसरी भुजा का अनुपात बराबर है उसकी दूसरी भुजा और इस त्रिभुज की दूसरी भुजा से, उसी प्रकार तीसरी भुजा का। तो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं यदि एक ही अनुपात में, समान अनुपात में हो बच्चों, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो बच्चों इनके जो संगत कोण हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि AB, यानी कि ये वाला जो कोण A है ये कोण P के बराबर होगा, कोण B है वो कोण Q के बराबर होगा, और कोण C है वो कोण R के बराबर होगा। अब बच्चों अगर मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन क्या दो त्रिभुज यदि वो सर्वांगसम हैं तो क्या वो समरूप होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज तो समरूप हो सकते हैं, लेकिन दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे इन त्रिभुजों के समरूपता की कुछ कसौटियां हैं जिनमें हम उन पर चर्चा करेंगे, उन पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो बच्चों आगे जो त्रिभुजों की समरूपता में इनका जो नाम है उनका बड़ा योगदान है। अगर मान लो इसकी भुजा AB इसकी भुजा PQ के अनुपात के बराबर है तो ये त्रिभुज होगा ABC, तो ये होगा समरूप PQR के। उसी प्रकार बच्चों यदि इसकी त्रिभुज की भुजा AC, कौन सी? AC, इसकी त्रिभुज की भुजा AC, यानी कि इसकी त्रिभुज की, वापस कह रहा हूं, इस त्रिभुज की भुजा मान लीजिए AB और इसकी भुजा AB PQ ना होकर PR हो, क्या हो? PR हो। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस बार ABC त्रिभुज कौन सा होगा? ABC, तो वह समरूप होगा PRQ के। किसके? PRQ के। यानी कि जो भुजा जिसके समानुपात है, तो हमें नाम का बड़ा योगदान रहता है। हमें नाम देखना है कि अगर इसकी AB भुजा इसकी PQ के बराबर है तो ये, और इसकी BC भुजा QR के बराबर है तो ये चलेगा ABC और ये चलेगा PQR के। अब मान लीजिए इसकी भुजा जो AB है वो इसकी भुजा QR के है, इसकी भुजा AB इसकी भुजा QR के है, इसकी भुजा BC इसकी भुजा PR के, तो इसका जो होगा ABC लेकिन इसका होगा QRP। यानी कि हमें नाम का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा त्रिभुज है वो किसके समरूप है, क्योंकि उनके नाम में ही बच्चों जो उनकी भुजाएं हैं अनुपात में होती हैं उनके बारे में जाना जा सकता है। यही हमने कक्षा 9वीं में देखा था कि वहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों का जो नाम था, उसी प्रकार यहाँ पर जो समरूप त्रिभुज है उनका जो नाम है उनका बहुत ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने जाना कि दो त्रिभुज हैं वो समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं हैं जो वो एक ही अनुपात में हो। क्या हो? संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर होगा कोण R के, और ये तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। तो ये वाला त्रिभुज जिसके क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। आगे बच्चों त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कसौटियां आएंगी, उसमें हम जानेंगे, जैसे हमने त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटियां पढ़ी थी वैसे ही त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां होंगी और उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे प्रमेय की, और प्रमेय हमारे पास कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। बच्चों इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। ठीक है, और इसे बच्चों हम कहते हैं BPT। क्या बोलते हैं? BPT। BPT का मतलब होता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या बोलते हैं? BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो देखते हैं बच्चों BPT हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमें कह रहा है वो है ABC एक त्रिभुज है,
ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये एक भुजा है DE, क्या है DE। तो ये भुजा जो DE है वो पैरेलल है, यानी कि समांतर है BC के, क्या है समांतर है BC के। तो बच्चों हमें यहाँ पर सबसे पहले जो दिया होता है वो लिखना है। तो त्रिभुज है हमारे पास ABC और त्रिभुज ABC में हमारे पास जो DE है वो पैरेलल यानी कि समांतर है BC के। उसके बाद बच्चों हमें इसमें सिद्ध करना है। तो बच्चों ये हमें कह रहा है कि अगर समांतर हो एक भुजा दोनों अन्य भुजा के, तो हमें बताना है कि बिंदुओं पर तो प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि ये जो AD बटा में DB ये बराबर होगा AE बटा में EC। किसमें? तो हमें जो सिद्ध करना है वो है AD बटा में DB वो बराबर है बच्चों AE बटा में EC। ठीक है, ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे यहाँ पर दो त्रिभुज लेने होंगे। तो मुझे एक त्रिभुज तो मेरे पास है ADE, लेकिन नीचे त्रिभुज कोई नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज बनाना हमें जरूरी है, क्योंकि जब जो अध्याय का नाम ही क्या है त्रिभुज है। तो मैं यहाँ एक त्रिभुज बना लेता हूं। तो ये आप रचना में, तो रचना में हम लिखेंगे कि BE को जोड़ा। ठीक है बच्चों, अब हम इसे हल करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ADE, तो त्रिभुज ADE, और एक त्रिभुज है हमारे पास DBE या DEB, त्रिभुज DEB। एक त्रिभुज है हमारे पास ADE और एक त्रिभुज है हमारे पास DEB। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का जो एरिया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, किसका DEB, तो बराबर होगा। अब बच्चों त्रिभुज का जो एरिया होता है हमें पता है वो होता है 1/2 गुना में आधार। अब बच्चों इस त्रिभुज का आधार हम AD लेंगे। वैसे इस त्रिभुज का आधार AD भी हो सकता है, DE भी हो सकता है, AE भी हो सकता है, लेकिन हम इसका आधार AD लेंगे क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें क्या है AD, क्या है AD। तो आधार AD लेंगे गुना ऊंचाई। अब बच्चों हमें ऊंचाई लेनी है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तो हम यहां पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। तो यहां से हमें इसका, इस त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुज, ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को बच्चों AED को, ये कुछ यूं दिखेगा आपको, त्रिभुज EAD। ये भुजा आपको दिख रही है जो DE, ये बच्चों इसका लंब नहीं है, इसका लंब होगा जो 90 डिग्री का कोण होगा। मान लीजिए ये M है, तो ये इसका क्या होगा? ऊंचाई होगी। तो यहां हम E से एक लंब डालेंगे AB पर, E से एक लंब डालेंगे AB पर, तो इसको हम नाम दे देंगे M। तो आप यहां लिख सकते हैं रचना में EM लंब होगा AB पर। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि जो EM है इस त्रिभुज की ADE की क्या है? ऊंचाई। तो इनटू में, गुणा में क्या आएगा? EM बटा में। अब बच्चों हमारे पास है त्रिभुज DEB। कौन सा है? DEB। तो इसका जो आधार है वो है हमारे पास DB। क्या है? DB। तो हम यहाँ आधार DB लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें सिद्ध करना है DB। तो 1/2 गुणा में DB। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज हैं, जो इन दोनों की ही ऊंचाई क्या है? EM है। तो यहां पर आएगा EM। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EM से EM कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB वो बराबर होगा बच्चों AD बटा में DB। ये होगा त्रिभुज समीकरण नंबर 1। क्या होगा? समीकरण नंबर 1। आगे हम लेंगे बच्चों त्रिभुज ADE। कौन सा लेंगे? त्रिभुज ADE। और एक त्रिभुज हम और लेंगे बच्चों। तो हम एक त्रिभुज यहां से DC को क्या करेंगे? सबसे पहले मिलाएंगे। तो रचना में हम यहां लिख सकते हैं
कि डीसी को जोड़ा। क्या करेंगे? डीसी को जोड़ा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेंगे त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज कौन सा? एडीई, त्रिभुज एडीई, और लेंगे त्रिभुज ईसीडी। कौन सा? त्रिभुज ईसीडी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में एडीई में इनका जो एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी बराबर में बच्चों, यानी कि ये वाला त्रिभुज है जो एडीई और त्रिभुज ईसीडी, इनका दोनों का क्षेत्रफल लेंगे तो एडी का होगा बच्चों 1/2 गुना में आधार। अब इस बार इस त्रिभुज का आधार मैं एई लूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर एई सिद्ध करना है, तो वो होगा एई ऊंचाई। बच्चों इस बार ऊंचाई लेनी है, तो ऊंचाई मैं यहां से लंब डालूंगा किस पर? एसी पर, यानी कि इसको मैं नाम दूंगा एन। तो डी एन यहां पर रचना में लिखेंगे, डी एन लंब डाला हमने एसी पर। किस पर डाला? डी एन लंब एसी पर। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई होगी बच्चों डी एन। उसी प्रकार जो हमारा ये त्रिभुज है उसका 1/2 आधार होगा इसका ईसी, और इसकी भी जो ऊंचाई होगी बच्चों, इस त्रिभुज को देखिए तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? डी एन। क्या होगी? डी एन। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डी एन से डी एन कट जाएगा, तो जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज एडीई बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज ईसीडी का, वो बराबर होगा एई बटा में ईसी। ठीक है बच्चों, इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। क्या देंगे? समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? ये जो हमारे पास त्रिभुज है एडीई, कौन सा? एडीई, और हमारे पास त्रिभुज है डीईबी। कौन सा? डीईबी। अब ध्यान से देखिए, डीईबी और ईसीडी, ईसीडी यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, डीईबी और ईसीडी, ये दोनों ही त्रिभुज बच्चों एक ही आधार पर बन रहे हैं। किस पर? एक ही आधार पर, और दोनों ही त्रिभुज दो समांतर, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। तो कक्षा 9वीं में बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो एरिया है किसका? एरिया बटा में एडीई, त्रिभुज एडीई बटा में त्रिभुज, एरिया आएगा त्रिभुज डीईबी, वो बराबर होगा एरिया त्रिभुज एडीई बटा में एरिया त्रिभुज ईसीडी के। ठीक है बच्चों, कारण दोगे कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। तो बच्चों यदि इनका क्षेत्रफल समान है और इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है इनके, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो कि AD बटा DB वो बराबर होगा AE बटा में EC। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो थ्योरम है, प्रमेय है, इसको हम कहते हैं BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो हम एक त्रिभुज में यदि बीच में अगर एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो दोनों भुजाओं को बराबर बराबर यानी कि समानुपाती भागों में बांटती है। तो यानी कि यहाँ पर AD बटा DB AE बटा EC के बराबर होगा, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि AD बटा पूरा DB और AE बटा पूरा EC भी बराबर होगा। अब बच्चों ये जो BPT है, ये जो थ्योरम है, ये आगे हमें प्रश्नों में काम आएगी, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि
आकृति 1 और 2 में बच्चों, ये आकृति 1 है और ये आकृति 2 है, इसमें DE समांतर है BC के। क्या है? DE समांतर है BC के। और 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रश्न 1 है हमारे पास। हमें पता है कि AD, ये त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। तो बच्चों यहाँ पर BPT का ध्यान रखना है। हम लिखते हैं पहले त्रिभुज आकृति 1 में, त्रिभुज ABC में जो हमारा DE है वो समांतर है BC के। अगर DE समांतर BC के है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि AD बटा BD वो बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा CE। और आप कारण दोगे इसका BPT। क्या दोगे? BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब बच्चों हमें EC निकालनी है, तो AD देखते हैं। AD है हमारे पास 1.5 बटा BD है हमारे पास 3, ये बराबर होगा बच्चों, वैसे ही हमारे पास यहां पर AE बटा CE, तो AE है हमारे पास 1 सेंटीमीटर और CE हमें यानी EC हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये उधर वज्र गुना करेंगे तो 1/5 गुना में EC बराबर में 3 होगा। क्या होगा? 3। और EC बराबर में होगा 3/1.5, हटाएंगे 0, तो EC बराबर आएगा बच्चों 2। क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ये EC है ये आएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हमने यहाँ ये सिद्ध किया है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में भी हमें पता है कि जो AB है, ABC त्रिभुज में जो DE है वो समांतर है किसके? BC के। यदि DE समांतर BC के है तो जो AD है बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC, और कारण देंगे हम यहाँ पर BPT। क्या देंगे? BPT। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पर AD हमें ज्ञात करना है, तो AD की जगह लिखेंगे AD, और DB है हमारे पास 7.2 बराबर में AE बच्चों हमारे पास है 1.8 और EC है 5.4। तो वज्र गुना करेंगे बच्चों, AD गुना में 5.4 बराबर होगा 1.8 गुना में 7.2। तो बच्चों ये उधर जाएगा तो AD बराबर आएगा 1.8 गुना में 7.2 बटा में 5.4। ठीक है बच्चों, तो ये वाला 1 दशमलव है, ये इससे कट जाएगा, तो 18 को इससे कटना, 18 दिया 54, और इसको काटेंगे 3 एकम 3, तो 3 दूना 6, 1 12, तो 3 चौका 12, तो 2.4। तो AD आएगा हमारे पास 2.4। कितना आएगा? 2.4। तो AD होगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम BPT के द्वारा ये जो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं यानी कि वो निकाल सकते हैं BPT प्रमेय के माध्यम से। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में यदि LM समांतर है BC के, किसके? LM समांतर है BC के, और LN समांतर है CD के, तो सिद्ध करना है कि AM बटा AB बराबर में AN बटा AD। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज? ABC में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज ABC में क्या LM समांतर BC है? LM समांतर है BC के। अगर बच्चों LM समांतर है BC के, तो मैं कह सकता हूं कि AM, ये AM इस MB के AM बटा MB, लेकिन हमसे यहां पूछ रहा है AM बटा AB, तो ये पूरा AM पूरे AB के AM बटा AB वो बराबर होगा बच्चों AL बटा में AC। किसके? AL बटा में AC, और इसका आप कारण दोगे BPT। क्या दोगे? BPT, और ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। फिर हम लेंगे त्रिभुज ADC। कौन सा? त्रिभुज ADC में, और ADC में हमें पता है कि LN समांतर है
डीसी के, किसके, डीसी के। अगर एल एन समांतर है डीसी के तो मैं कह सकता हूं कि ए एन बटा में ए डी वो किसके होगा, ए एल बटा में ए सी, और ये होगा बच्चों समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों ये ए एम बटा ए बी भी ए एल बटा ए सी के बराबर है और ए एन बटा ए डी भी ए बटा ए सी के बराबर है। यदि दोनों चीजें एक ही चीज के समान हो तो वो चीजें दोनों भी क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से ए एम बटा ए बी है, ए एम बटा ए बी है वो बराबर होगा ए एन बटा ए डी के। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। तो इति सिद्धम। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में डीई समांतर है एसी। क्या है, डीई समांतर है एसी के, ठीक है, और डीएफ समांतर है, यानी कि ये वाला जो डीएफ समांतर है एसी एई के। तो हमें सिद्ध करना है कि बीएफ एफ ई बराबर बीई ई सी। चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों त्रिभुज, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी। कौन सा, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में जो डीई है वो समांतर है एसी के, यानी कि ये वाला जो डीई है ये समांतर है एसी के। तो मैं लिख सकता हूं कि बीडी, इस त्रिभुज का जो बीडी है वो बीडी बटा डी ए, बीडी बटा डी ए, यानी कि बीडी बटा डी ए ये बराबर है बीई बटा में ईसी के। किसके, बीई बटा में ईसी के। ये होगा बच्चों, कारण हम देंगे इसका बीपीटी से। किससे देंगे, बीपीटी से, ठीक है। ध्यान से देखिए ये त्रिभुज एबीसी में जो समांतर है कौन सी, डीई समांतर है एसी के। तो जो ए बी डी है, जो बीडी बटा एडी है वो बराबर होगा बीई बटा में ईसी के, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए, आगे हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई में। कौन से में, ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में ध्यान से देखिए बच्चों, हमें दिया है कि जो डी एफ है वो समांतर है ए ई के। जो डी एफ है, यानी कि जो डी एफ है ये समांतर है ए ई के। तो मैं कह सकता हूं कि बी डी बटा में डी ए, बी डी बटा में डी ए वो बराबर है बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई। तो बच्चों ध्यान से देखिए ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में हमारा बी डी डी ए बी ई और ई सी के बराबर है, यानी कि समीकरण ये होगा हमारा 1 और ये होगा हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 में बी डी बटा डी ई बराबर है बीई बटा ईसी के, और यहां भी बी डी बटा डी ए बराबर है बी एफ बटा एफ ई के। तो समीकरण 1 व 2 से मैं कह सकता हूं कि बीई बटा में ईसी वो बराबर होगा बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई, ठीक है बच्चों। तो यही हमसे उसने पूछा है कि बीई बटा ईसी बराबर है बी एफ बटा एफ ई के। तो इति सिद्धम। तो ये हमारे ये प्रूफ हो गया, इति सिद्धम, यहां हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू के। क्या है, डीई समांतर है बच्चों, ये ओ यहां पर है ओ क्यू के, डीई समांतर है ओ के। और आगे हमारे पास डी एफ, क्या है, डी एफ है वो समांतर है ओ आर के, ओ आर के, ठीक है। और हमें चलिए करते हैं सबसे पहले त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में हमें पता है कि डीई
समांतर है OQ के। यदि ये DE समांतर है OQ के तो मैं कह सकता हूं कि PE बटा में EQ ये बराबर होगा PD बटा में OD, PD बटा में OD। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा समीकरण 1 BPT से। अब हम लेंगे त्रिभुज POR। तो त्रिभुज POR में हमें दिया है कि DF है वो समांतर है OR के। किसके? OR के। तो बच्चों DF समांतर OR के है तो मैं कह सकता हूं कि जो PD बटा OD है, PD बटा में OD है वो बराबर होगा बच्चों, PD बटा OD है वो बराबर होगा PF बटा FR के। किसके? PF बटा FR के, PF बटा में FR। ये भी होगा हमारा BPT से समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब समीकरण 1 व 2 से मैं कह सकता हूं दोनों ही चीजें एक के बराबर है, यानी PD बटा OD, यहां भी PD बटा OD बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से मैं कह सकता हूं कि PE बटा में EQ बराबर में PF बटा में FR। क्या है? FR। यानी कि ये PE बटा में EQ बराबर है PF बटा में FR। तो बच्चों ये दोनों बराबर कब होंगे? जब EF समांतर होगा QR के। तो आप यहां लिख सकते हैं बाय, यानी कि BPT के विलोमता यानी कि BPT के विलोमता से हम कह सकते हैं कि EF है वो समांतर होगा QR के। EF है वो समांतर होगा QR के। तो बच्चों इसी के साथ जो अध्याय 6 का भाग 1 है वो यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने जाना कि बच्चों जो समरूप त्रिभुज है वो क्या होते हैं, और हमने यहाँ पर BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम प्रमेय के बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।